हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम चालू करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जो हमारा मोल अभिधारणा जो टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ बेटा मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल अभिधारणा। अगर मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक आपको 11th का किस नाम के दिया गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना जी, तो हम इसे मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाते हैं बेटा। इसी के वैसे मैं इसे 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ाता हूँ। मैं आपके लिए एक साथ ही पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म्स दैट इज सांद्रता पद, थर्ड पार्ट आपका है ना गैस यूडियोमेट्री दैट इज आपका गैस आयतनीकरण। तो इन 3 चीज़ों को हम एक साथ एक एक करके देखते चलेंगे, और जो जो चीज़ें हम मोल में सीखेंगे बेटा वो आपका यूडियोमेट्री में भी आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम हिंदी में ही टर्म्स को समझेंगे, बट जो इंग्लिश टर्म मैं बताते जा रहा हूँ उसे अब जैसे गैस यूडियोमेट्री बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा बोलना कंफर्टेबल रहेगा। तो आप सभी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज़रूर चीज़ों को एक बार सुन के फिर अप्लाई करना सीखें ना। मोल कॉन्सेप्ट अब चालू करते हैं बेटा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल। अगर हम सबसे पहले परिभाषा की बात करें कि मोल की डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी पदार्थ का एक मोल है ना, किसी भी पदार्थ का एक मोल का मतलब क्या है। अब पदार्थ से मेरा मीनिंग क्या है, स्पीशीज़ भी बोलते हैं हम लोग इसे। तो स्पीशीज़ का मतलब है, हमारे केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी। अणु मतलब आपका मॉलिक्यूल, परमाणु दैट इज एटम, और आयन तो आयन ही है बेटा। इंग्लिश में बोले या हिंदी में, बस इंग्लिश में से ION लिखते हैं और हिंदी में से AYN लिखते हैं। ठीक है जी, तो क्या होता है आखिर मोल। मोल होता है कि हम किसी भी पदार्थ का उतना भार ले ले जिसमें है ना, जिसमें उतने ही पार्टिकल्स, उतने ही कण है ना, पार्टिकल्स मतलब कण, उतने ही कण हो जितने कण कार्बन के 12 C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में होते हैं। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक। अब समस्थानिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कार्बन के 2 समस्थानिक होती हैं, C12 और C14। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तो आपको पता ही होगा बेटा है ना, ये तो इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, IUPAC ही बोला जाता है इसे। IUPAC ने जो मानक लिया है वो C12 आइसोटॉप को लिया है, जो रेफरेंस एलिमेंट है, मानक आपका तत्व जो लिया है दैट इज C12। हम सभी का जो परमाणु भार, अणु भार निकालते हैं वो C12 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है मोल की, तो सबसे पहले लिखें किसी भी पदार्थ का एक मोल, किसी भी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ का वह भार होता है, किसी भी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ का वह भार होता है जिसमें उतने ही कण, किसी भी पदार्थ का एक मोल वह भार होता है जिसमें उतने ही कण, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा, अणु, परमाणु, आयन, ठीक है ना, उपस्थित होते हैं जितने की ठीक है ना, जितने की C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है ना, जितने की C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं सुना दे रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सब्सटेंस which contains same number of particles that is atom, ion or molecule which are present in 12 gram of C12 आइसोटॉप। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है बेटा। मतलब मेरे पास जैसे इसका मैं एक मोल बोलूँ तो इसका एक मोल मतलब इसमें जो भी कण हो। अब ये रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट है बेटा है ना, ये केमिस्ट्री की लाइफ का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रियल लाइफ में हम इसलिए मोल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। रियल लाइफ में आप जैसे केले वाले के पास जाते हैं तो आप 1 दर्जन केला, 2 दर्जन संतरे, इस तरह की बातें करते हो। आप उससे कभी जाके ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे 1 मोल केला दे दो। 1 मोल केला वो दे ही नहीं पाएगा बेटा है ना, क्योंकि 1 मोल काफ़ी बड़ी नंबर है। 1 मोल जो है काफ़ी बड़ी नंबर है, आप सभी को पता भी होगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको अभी एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें मोल की डेफिनेशन पता होना चाहिए बेटा। और जब इस नंबर को कैलकुलेट करा गया है, तो एक मोल के अंदर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसे हम कण बोल सकते हैं बेटा।
ठीक है ना। इस नंबर को, ये जो नंबर है, अब इसकी भी कैलकुलेशन है बेटा, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस कि आखिर वो ये नंबर आई कहाँ से, ये सब भी निकाली गई है, साइंटिस्ट ने निकाली है। एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, इसलिए इस नंबर को ही हम बुलाते हैं क्या, एवोगाद्रो संख्या, है ना। इस नंबर का नाम है एवोगाद्रो संख्या, दैट इज एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। और सिंबॉलिकली बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एन नंबर के लिए, क्योंकि हमें भी आगे इसी तरह से लिखना है ए एवोगैद्रो के लिए, तो ये इसका सिंबल है। तो अब हम आगे से अनलेस अदरवाइज मेंशन 1 मोल मतलब Na कण लिखेंगे, ठीक है जी। और इसमें ये भी ध्यान रखना बेटा, आजकल क्वेश्चंस में जो होता है 6.023 को रफली हम अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इसे 6 × 10⁻23 ले लेते हैं। न्यूमेरिकली थोड़ा सा हम आसान बनाने के लिए इसे 6 × 10⁻23 ले लेते हैं। अब कण से मेरा मीनिंग क्या है यहाँ पर, अभी मैंने बता दिया, कण से मेरा मीनिंग अणु हो सकता है, थोड़ी थोड़ी, है ना, इंग्लिश आप समझते चलें, जैसे मॉलिक्यूल, इतना तो मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होगा बेटा। परमाणु हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज एटम, ठीक है। आयन हो सकते हैं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इसे हम इंग्लिश में भी आयन ही बोलते हैं, ठीक। और इसके अलावा बेटा ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सिंबल ही लिखना है इनका हमें EPN। तो इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, सबके ऊपर मैं आपको अभी क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ हमें, ठीक है ना, मोल होता क्या है बेटा वो पता हो जाना चाहिए, डेफिनेशन। अब ये चीज़ें आप बोल सकते हो एक तरह से फर्स्ट क्लास की सभी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है ना। ये हमारा 11th का पहला चैप्टर है, नाम ही है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जब तक हमारा, ठीक है ना, जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होता बेटा, तब तक आगे की कहानियाँ मजबूत होने वाली नहीं। और मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो मोल भी नहीं ढंग से निकाल पाते हैं, उन्हें मोल का मीनिंग ही नहीं क्लियर होता है। आपने भी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान जो होता है, सर मोल खूब परेशान करता है ना। तो अगर आप वास्तव में मेरे एक एक वीडियो को ढंग से फॉलो करते हुए चीज़ों को सीखेंगे तो मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ, आपको मोल से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बट ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो आप बचा सकते हो बेटा, है ना, बट ताली नहीं बजती बेटा। तो इसका मतलब ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं जितनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ उससे 5 गुना, 6 गुना, इवन 10 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करनी, मतलब क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक बार समझाऊंगा, आपको उसे फिर रिवाइज भी करना है, उसके प्रॉपर्ली क्वेश्चंस भी करने हैं, जो मटेरियल आपको मिलेगा। जब तक आप, है ना, जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे बेटा, तब तक फिर आपका दिक्कत ही रहेगा थोड़ी बहुत। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें कि हमें साथ ही साथ रिवीजन भी प्रॉपर्ली करना है, क्वेश्चंस भी करना है। जो जो चीज़ें मैं बोल के जाऊंगा उसको ध्यान आपको रखना है। घर में आपका एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना रहना चाहिए। अगर आप उस टाइम टेबल पर स्टिक नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी केमिस्ट्री की जवाबदारी मेरी है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ व्हेन यू आर गिविंग, मतलब जब आप फाइनल अपनी एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका केमिस्ट्री का लेवल, है ना, बाकी इंडिया के बच्चों के केमिस्ट्री के लेवल से फार बेटर हो चुका है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है बेटा। डेफिनेशन, मोल का मतलब, ये नंबर की भी कैलकुलेशन है बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये पहली चीज़ जो याद रखने वाली। दूसरी चीज़ बेटा, मोलों की संख्या की गणना किस तरह से निकाला जाता है। मोलों की संख्या की गणना, दैट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल बेटा n है, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n है। अब ये जो मैं आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको पूरी केमिस्ट्री में बार बार यूज़ करने पड़ेंगे, आगे सबके डेरिवेशन भी आएंगे, बट आज मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये इतने बेसिक फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, है ना, दैट इज़ गिवन मास, मतलब दिया गया द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान बटे आपका, उसको डिवाइड कर देना है किससे बेटा, हमारा मोलर मास से, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, मोलर मास। ओहो, ठीक है, मैं इसे
रब कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको द्रव्यमान गिवन है बेटा, गिवन मास अपॉन आप उसे डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास से। ठीक है, मोलर द्रव्यमान से, ठीक है ना। व्हाट इज मोलर द्रव्यमान, आपको ये डाउट आ सकता है। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को, वो मैं अलग से लिखा दे रहा हूँ आपका, मोलर मास। और ये सब हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बेटा, उसकी चिंता न करें, एक एक करके आएंगे, पहले फॉर्मूले याद हो जाए, जिसे हम मोलर, है ना, द्रव्यमान कहेंगे। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमसे बोले तो लिख लीजिएगा बेटा, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान, है ना। हम अब फिजिक्स की बात करें बेटा तो वहाँ पर भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वेट और मास 2 अलग अलग चीज़ें ना। मास मतलब इसका जो भी मास से बैलेंस पे रखने पर m आया, और भार मतलब वो हो जाता है mg, जिसे हम वहाँ पर वेट बोलते हैं ना। बट केमिस्ट्री में आप इसकी चिंता मत करिएगा, केमिस्ट्री के लिए दोनों बराबर है। तो हम भार भी बोल सकते हैं बेटा और द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के भार को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, है ना। ऐसे ही मोलर आयतन, तो ये भी हो सकता है बेटा मोलर वॉल्यूम, ये भी बात हम बार बार आगे करेंगे। तो मोलर वर्ड जहाँ पर भी आए, क्योंकि चीज़ों को लिंक करना आपकी जवाबदारी है, मोलर आयतन, ठीक है ना। तो अगर मोलर आयतन आ गया तो अब इसी लॉजिक से डेफिनेशन बताइए क्या दोगे बेटा, तब आप इसकी डेफिनेशन दोगे, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन, है ना, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन, उससे हम बोलते हैं उसका क्या, मोलर आयतन। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन, हम उसी को बोलते हैं उसका मोलर आयतन। क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है बेटा हमारा द्रव्यमान बटे मोलर मास, और सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे लिखते हैं N = W/m, है ना। गिवन मास, थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में टर्म्स बोलते चल रहा हूँ, हिंदी में समझाते भी चल रहा हूँ। गिवन मास W डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास का सिंबल हम लोग W लेंगे और मोलर मास का सिंबल M, ठीक है। और ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला बेटा, सभी के लिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आप सभी के ऊपर इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला फॉर्मूला यही है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स का, वो है बेटा, है ना, कणों की संख्या गिवन पार्टिकल्स, कणों की संख्या डिवाइडेड बाय, है ना, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या, ठीक है जी। दिस इज सेकेंड फॉर्मूला, ठीक। और जिसे सिंबॉलिक फॉर्म में N = कणों की संख्या को हम कैपिटल N से दर्शा देंगे और एवोगाद्रो संख्या को हम Na से दर्शाएंगे, तो इट इज़ N/Na। ये भी फॉर्मूला आपके लिए, ये सूत्र भी हमारे लिए, ठीक ना, ठोस, द्रव, गैस सभी के ऊपर लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला ये है पूरी केमिस्ट्री में। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला बेटा लिखा है मैंने, ये केवल और केवल नॉर्मली मोल कॉन्सेप्ट, मतलब इसी चैप्टर में यूज़ होगा आपका, ठीक है ना, ये नॉर्मली आपका इसी चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है। तीसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, है ना, तीसरा फॉर्मूला है मोलों की संख्या का मोलरता इंटू आयतन, मोलरता इंटू आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में। ये सांद्रता पद में आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आपको सब फॉर्मूले याद हो जाए। तो ये तीसरा फॉर्मूला है मोलरिटी, है ना, मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं और आयतन को तो वॉल्यूम। तो M/V ये उनका सिंबल है बेटा, क्योंकि फॉर्मूला जब लिखोगे आप, तब आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं भले, तब आपको लिखना तो इसी तरीके से पड़ेगा, M/V मोलरता इंटू आयतन, ठीक है ना। बट ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये केवल विलियन हो, कोई विलियन गिवन हो, है ना, विलियन मतलब क्या आपका सॉल्यूशन, तब आप इस फॉर्मूले से उस विलियन में उपस्थित क्या, ठीक है ना, उस विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को निकाल सकते हो, है ना। विलियन हमेशा किस किस से मिलकर बनता है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि 9th-10th में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा है ना। विलियन का मतलब ये विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलेय मतलब सॉल्यूट और विलायक मतलब क्या आपका सॉल्वेंट। तो विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाते हैं क्या, विलियन। तो विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अगर निकालना हो
तब हम मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हमें क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि किस सूत्र से हम मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। बट ये आपका जब आप विलयनों की बात करोगे, जैसे हमारे केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर आएंगे, आयनिक साम्य, ठीक है ना, विद्युत रसायन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब 12th के टॉपिक है, आयनिक साम्य आपका 11th का टॉपिक है, तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तब इस फॉर्मूले की हम इसलिए समझने के लिए पहले से सीख ले रहे हैं बेटा। चौथा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, है ना, आयतन बटे दिया गया आयतन, है ना, दिया गया आयतन बटे आपका क्या 22.7, है ना, दिया गया आयतन कहाँ पर, STP पर। और STP का मतलब क्या होता है, आई होप सभी का सुना हुआ होगा, ये भी 9th-10th में आ जाता है ना, स्टैंडर्ड T, S फॉर स्टैंडर्ड होता है बेटा, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर क्या आपका प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, स्टैंडर्ड मानक, है ना, आप हिंदी में भी लिखना चाहें, थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलते चलूँगा, मानक ताप तथा दाब, है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं मानक ताप तथा दाब, मानक ताप तथा दाब, है ना, टेम्परेचर इज ताप और प्रेशर इज दाब। STP और STP की हमें वैल्यूज़ भी पता होना चाहिए। STP पर प्रेशर होता है आपका 1 बार और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 273 केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान देना बेटा, एक होता है 1 ATM और 273 केल्विन, ठीक है जी, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। पहले अभी भी कई बुक्स में STP का मतलब ये लिखा होता है, बट अब ये परिवर्तन आ चुका है। IUPAC ने अब जो मानक दाब लिया है वो 1 बार लिया है, पहले मानक दाब 1 ATM हुआ करता था। इसी वजह से आप में से हो सकता है कई बच्चों को 22.4 याद है, तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। इस अगर आयतन STP पर ना होकर हमारा आयतन 1 ATM और 273 केल्विन पर होगा, तब हम नीचे डिवाइड करेंगे इसे किससे बेटा, 22.4 से। तो ये हमें एक स्टेटमेंट याद भी रखना है। क्या स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, कि STP पर किसी भी गैस का, अब ये दोनों फार्मूलों का भी लिमिटेशन है, ये फार्मूले जो मैंने लिखे हैं ये केवल और केवल गैस के ऊपर ही लागू होंगे। ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं केवल और केवल गैस के ऊपर ही लागू होंगे, ठीक है जी। और इनफैक्ट गैस के लिए हम तीसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं यहीं पर। तीसरा फार्मूला है आपका, है ना, PV = nRT। मुझे उम्मीद है आप सभी ने शायद इसका भी नाम 9th-10th में सुना होगा। इसे हम आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं, PV = nRT। यहाँ पर P होता है आपका प्रेशर, दैट इज़ दाब, V होता है आपका आयतन, N आपके मोलों की संख्या है, R हमारा कहलाता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। जो चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ बेटा और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो ये नोट करनी है, प्लीज़ आप नोट करते चलो, ठीक है ना। और T है आपका टेम्परेचर, दैट इज तापमान। फिर से बता दे रहा हूँ, P प्रेशर, दैट इज दाब, V आयतन वॉल्यूम, N मोलों की संख्या ही है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, ठीक है, और T आपका टेम्परेचर, दो ताप है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले से अगर हमें मोलों की संख्या N निकालना हो तो वो हो जाएगा PV/RT। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग सूत्र हैं जिनसे हम मोलों की संख्या निकालते हैं। चौथा फॉर्मूला भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमारे सिलेबस में गैसीय अवस्था एक पूरा टॉपिक है, 11th का ये। बट फोर्थ फॉर्मूले का जो लिमिटेशन है कि ये केवल और केवल किसके ऊपर लागू होगा, आपका गैस के ऊपर। फोर्थ फार्मूले का लिमिटेशन है केवल और केवल किसके ऊपर लागू होगा, गैस के ऊपर। तो ये 4 फार्मूले एक बार में, है ना। तो ये आपने जो स्टेटमेंट सुना है, इनफैक्ट ये जो दोनों फार्मूले लिखे हैं बेटा, ये इसी से डिराइव होते हैं। कैसे डिराइव होते हैं, आपने क्या करा है बेटा, आपने एक स्टेटमेंट जो आपको अभी से याद रखना है, नोट भी कर लेना, कि किसी भी गैस का STP पर मोलर आयतन 22.7 लीटर होता है। प्लीज़ लिख लेना, है ना। मोलर वॉल्यूम जिसे हम VM लिखते हैं बेटा, मोलर आयतन STP पर किसी भी गैस का 22.7 लीटर होता है। 1 लीटर का आयतन
STP पर 22.7 लीटर होता है, और अगर आपने उससे STP ना लेकर 1 ATM 273 केल्विन लिया तब ये 22.4 लीटर होता है। इसे भी ज़रूर याद रखें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहली क्लास थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली है। मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, मोलों की संख्या की कैलकुलेशन, ये आप चारों फॉर्मूले हमें अभी से याद होना ज़रूरी। ठीक है जी। और छोटे छोटे मैं यूज़ आपको बताते भी चलूँ इन फार्मूलों के, है ना, मैं सबके यूज़ आपको थोड़े थोड़े बताते चलूँगा, बट आगे की क्लासेस में। आज पहले इन चारों फार्मूलों का हमारे लिए याद होना कंपल्शन है। नहीं याद करोगे आप ही परेशान हो। ठीक है।